Welcome to Karman Co-Education Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, I'm स्वाति सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर्म एंड को एजुकेशन पर। एंड आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं CTP से। ओके, आप सभी को पता है कि हमारा अपकमिंग CTET का एग्ज़ाम आने वाला है, 5 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए जो भी पूरा कोर्स है आपका CTP पेडागोजी साइकोलॉजी, मैथ्स पेडागोजी साइकोलॉजी, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है उसका। तो वो आप 15-20 दिन जो भी अभी रिमेनिंग टाइम बचा है उसमें कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज से हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एक क्रैश कोर्स के नाम से, जो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। 15 और 20 डेज़ का ये क्रैश कोर्स होगा। डेली की एक वीडियो, 2 वीडियोस, मतलब 1-1 घंटे के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर कवर करने के लिए ट्राई करूँगी कि आपका जो CDP और साइकोलॉजी और पेडागोजी के सब्जेक्ट्स है ना, वो कवर हो जाए। एक चीज़ याद रखना, जो CTET है, CTET जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। आपके डाइट में या 12th क्लास में या 10th क्लास में कितने मार्क्स आए डजंट मैटर। ठीक है, आप क्या है उसमें एवरेज स्टूडेंट रहे हो, हाई एवरेज रहे हो या बिल्कुल मिनिमम रहे हो, वो आपका मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपका मैटर ये करता है कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी अच्छी है। तो CTET में सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स उठा के देखिए। जब हमारे ये सारे कोर्सेज हो जाएंगे, या मैं ट्राई करूँगी लाइक एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो हम लेके चलेंगे, उसका एक टॉपिक कवर कराने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं ना, उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपको उससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंडक्ट होते हैं CTET में। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूँ कि CTET के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे पेडागोजी साइकोलॉजी से रिलेटेड, सारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे होंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस कि वहाँ पे कुछ भी रटी रटाई चीज़ नहीं होगी, कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। वहाँ पे ये होगा कि एज अ टीचर आपको कैसे डील करना है थ्रू टीचिंग एड्स को करके या फिर मैथोलॉजीज को यूज़ करके। ये सारी होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपको इसकी नॉलेज हो गई ना, तो गारंटी मेरी है कि CTET के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 100 एवं मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, बट शर्त ये रहेगी कि रेगुलर रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो को देखने के बाद, मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ मेरे ही जो PDF डाउन दूंगी या फिर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें ही प्रैक्टिस करें। आपको नेट पे अपनी बुक्स में, पुरानी जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है जहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, आप उनको सॉल्व करिए। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये पता चलेगा कि प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एज अ टीचर आप कैसे उसको करोगे। समटाइम ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो ऐसे घुमा देने वाले होते हैं कि आपको हमेशा उनके, जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको यही फील होगा कि इसमें चारों ऑप्शंस में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो हमें ऑलवेज एज अ टीचर क्या है, पॉजिटिव रहना है, बस नेगेटिव जाना ही नहीं है। किसी भी, मतलब कितना भी कोई कुछ भी कर ले, नेगेटिव आंसर ही नहीं टिक करना, आपने पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव अगर आपको चारों ऑप्शंस में दिखते हैं तो वहाँ पे जो आपका बेस्ट पॉजिटिव आंसर्स होगा ना, कि मतलब 3 ऑप्शंस में ये बेस्ट है, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प होगा। बाकी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं डालूंगी जो थोड़े ऐसे कंफ्यूजिंग होंगे, ताकि आपको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस। आज की जो हमारी वीडियो है वो CTET की CDP का क्रैश कोर्स है। ठीक है, CDP पहले स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स की जो पेडागोजी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, वो भी लेकर आएंगे। उसमें आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, NCF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करने के बाद इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। असेसमेंट होता है, NCF होता है, आपका इवैल्यूएशन होता है, सारी थ्योरीज होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में, CTET के एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो NCF से रिलेटेड आए हैं। NCF एंड कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस आपको पता है अपनी कैसे यूज़ करनी है। NCF आप सभी को पता होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्लियर हो गई।
तो इससे रिलेटेड हमारा एनसीएफ एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि एक बच्चे को हमें स्कूल में कैसे पढ़ाना है और एज अ टीचर आपको क्या काम करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी कि वहाँ पे आपको सीटेट में कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा सा इसका मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एनसीएफ आपका क्या कहता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, पहले ही बता रही हूँ कि एनसीएफ क्या है, कब आया, किसने दिया, क्यों दिया, ये मतलब नॉनसेंस वाली बात है। आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। फुल फॉर्म पता चल गई एनसीएफ की, 2005 का फ्रेमवर्क है, ये पता चल गया, ठीक है। इतना इनफ है। अब बस इस पे ध्यान दीजिए कि एज अ टीचर आपको क्या काम करना है और एज अ स्टूडेंट को आपको कैसे टैकल करना है। इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई तो पूरे क्वेश्चन पेपर में सीडीपी के एनसीएफ से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको इजीली कंडक्ट मतलब आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एनसीएफ के फैक्ट से स्टार्ट करते हैं कि एनसीएफ ने ऐसे कौन से फैक्ट्स दिए हैं कि वो हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक बच्चे को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो रचनावाद, ठीक है। इसका मतलब होता है रचनावाद। कंस्ट्रक्टिव में हमारे 2 साइकोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट प्याजे और सेकंड था लिव वाइटगोस्की। प्याजे जी की आपको सबको को थ्योरी पता है, अगर जिसने नहीं पढ़ी है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जीन प्याजे जी ने अपनी कॉग्निटिव की थ्योरी दी थी, यानी कि माइंड से रिलेटेड। तो उनका जो कंस्ट्रक्शन था तो वो सारा क्या था, माइंड से रिलेटेड था। कि उन्होंने बोला था कि रचनावाद जो बच्चे का एक कोई भी बच्चे का जन्म से लेके जो उसका पूरा वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है, वो उसके माइंड से रिलेटेड होता है। एक चीज़ याद रखना, जीन प्याजे जी ना थोड़े मतलब जो उनकी थ्योरी थी कॉग्निटिव की, वो थोड़े अड़ियल टाइप के थे। मतलब उन्होंने बच्चे को एनवायरनमेंट से काट कर बस ये कहा था कि जितनी हमारी बेसिक नॉलेज आती है वो दिमाग से आती है, ये बोला था। और दूसरे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म को ही सपोर्ट करते हैं, वो है हमारे लिव वाइटगोस्की, जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिव को रिपोर्ट करते हैं, राइट। मतलब वो बोलते हैं कि समाज में मिलके चलो, समाज के अकॉर्डिंग काम करो, जितना बच्चा सामाजिक होगा उतना ज़्यादा सीखेगा। और आजकल अगर देखा जाए तो हम भी स्कूल में एज अ टीचर आपको भी यही बताया जाता है कि बच्चे को जितना सोशलाइज करोगे, वो जितना बाहर निकलेगा, अपने एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होगा, उतना ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है टीचर एज अ फैसिलिटर। एनसीएफ ने कहा है कि टीचर, ये वाला आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, पिछले ईयर्स के अपने सीटीपी के और सीटेट के एग्जाम उठा के देखना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एज अ टीचर आप कैसे बच्चों को वहाँ पे जज करोगे या उनको सपोर्ट करोगे, एज अ फैसिलिटर, एज अ गाइडर और एज अ स्ट्रिक्ट टीचर, कैसे। तो वहाँ पे सीधा आंसर है एज अ फैसिलिटर। अब फैसिलिटर का क्या मतलब है ये समझ लो। फैसिलिटर होता है कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना बच्चों को। मान लीजिए कोई एक टीचर है यहाँ पे, उसने कोई एक्टिविटी बच्चों को दे दी, इस प्राइमरी लेवल पे और एलिमेंट्री लेवल पे याद रखना, सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ करानी है बच्चों को, कोई भी बुक्स का बर्डन नहीं देना, कुछ नहीं देना, बुक्स है ही नहीं उनके लिए, ठीक है। बुक्स हैं आपके लिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो बच्चे किससे करेंगे, एक्टिविटी से करेंगे। आपने एज अ टीचर बच्चों को एक एक्टिविटी दे दी। अब आप बच्चों को जब एक एक्टिविटी दे देंगे, एक बच्चा तो किसी और तरीके से कर रहा है, एक बच्चा किसी और तरीके से कर रहा है, एक बच्चा किसी और तरीके से कर रहा है, ठीक है। ये हो गया एज अ फैसिलिटर आपको काम करना है। मतलब आपको बच्चों को ये नहीं कहना कि नहीं ये वाला बच्चा तो इस तरीके से कर रहा है तो आप भी ऐसे ही करो, क्या पता उसका इंटरेस्ट किसी और तरीके से करने में हो, उसका माइंड डेवलपमेंट किसी और तरीके से हो। सबका आईक्यू लेवल भी तो सेम नहीं होता ना, मैं किसी तरीके से सीखती हूँ, आप किसी और तरीके से सीखते हैं। तो एज अ फैसिलिटर आपका काम है बच्चों को गाइड करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। अगर बच्चों को यहाँ पे आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको हेल्प करेंगे। आप उनको कभी ये नहीं कहेंगे ये ज़्यादा बच्चा अच्छा कर रहा है, तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन हो गया तो वो चला जाता है हमारा नेगेटिव पॉइंट। इसकी जो नेक्स्ट क्लास लूँगी मैं एनसीएफ की, तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ही पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा कि आपको नेगेटिव टिक नहीं करने हैं,
क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम में जब भी आप होंगे, नेगेटिव पॉइंट जो मैं रखूंगी वो बिल्कुल टिक नहीं करना है, और पॉजिटिव पॉइंट में कोई भी आपको ऑप्शन में दिखे सीधा उठा के टिक कर देना, आंसर वही होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। टीचर को एनसीएफ ने क्या कहा है कि वो एज अ फैसिलिटेटर रखा जाना चाहिए, कि बच्चों को कैसे गाइड करना है, कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है और कैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है। थर्ड क्वेश्चन है मल्टीलिंगुअल क्लास और मल्टीकल्चर क्लास। बिल्कुल ठीक है, आज की क्लास में आप इंडिया में रहते हो, आप क्लासरूम देख लीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, हमको मल्टी कल्चर के लोग मिलते हैं। अब हिंदुस्तान में सभी कल्चर के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कल्चर का मिल जाएगा, तो वो सारे बच्चे स्कूल में भी आते हैं, तो वो आपके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे के साथ, अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे, अलग अलग कल्चर के बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के सीखते हैं, तो उनको पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा केरला का है, कोई बच्चा असम का है, तो उसको पता चलेगा कि जब वो आपस में बात करेंगे कि अच्छा केरला में ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ऐसा क्लाइमेट होता है, और वहाँ पे ऐसा ड्रेसअप किया जाता है, ऐसा वहाँ की खाने की इतनी कोई फेमस चीज़ है वहाँ पे, तो वो आपकी नॉलेज में पहले से रहेगा कि केरला में ये चीज़ें अच्छी हैं, या फिर ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, या फिर यहाँ के कल्चर ऐसा है, यहाँ के सॉन्ग्स ऐसे हैं, यहाँ का ड्रेसअप ऐसा है, और ऐसे ही बाकी बच्चों से। तो वो चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकली बच्चे को मिल गई एक दूसरे के मतलब कांटेक्ट में आके, उसको वो चीज़ें बुक में नहीं पढ़नी पड़ी। ठीक है, और मल्टीलिंगुअल क्लास सिंपल है, अगर आपकी क्लास में 10 तरीके के बच्चे होंगे, कि एक सिख है, कि ईसाई, सबकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, कोई पंजाबी है तो वो कुछ पंजाबी में कह रहा है, तो आपको भी पता चलेगा पंजाबी में किसी वर्ड को कैसे बोलते हैं, असम में, तेलुगु में कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी क्लास एनसीएफ के थ्रू, आपकी क्लास ऑलवेज ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप मल्टी कल्चर फैसिलिटेट करो, मल्टीलिंगुअल क्लास रखो, वहाँ पे अदर लैंग्वेजेस का यूज हो। ओके, फोर्थ पॉइंट है चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब से आप CDP, CTET या डाइट कर रहे हो, ये वाला पॉइंट आपको हर जगह सुनने को और देखने को मिला होगा कि बच्चों को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर लेके चलना चाहिए। वो आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर करता है फैसिलिटेटर, कि टीचर को कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए, कि अगर 2+2 है, आपने फॉर्मूला बता दिया, तो बच्चे को सर्च करने दो कि ये 2+2 कैसे है, 4 कैसे बना। और ज़रूरी नहीं है, बच्चे को इतना नहीं करना चाहिए कि 2+2 ही, मतलब उसको बांधना नहीं है कि 2+2 ही 4 होता है। क्यों? 1+3 भी 4 हो सकता है, 0+4 भी 4 हो सकता है, 5-1 भी 4 हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बच्चे को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर रखो। बच्चे के सामने प्रॉब्लम दे दी, बच्चे को बोलो कि उसको वो सर्च करे कि कैसे आंसर्स निकल सकते हैं। बेशक वो गलती कर रहा है, डजेंट मैटर, 10 बार गलती करे, आप हो एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे, आप उनको गाइड करो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, चीज़ें आपस में सीखने के लिए दो, तो वो क्या है, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। एक चीज़ याद रखना कि बच्चे को प्राइमरी क्लास से लेके एलिमेंट्री क्लास तक एक प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों बनाया? फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर, सेकंड पॉइंट कि उसको एक्टिविटीज़ करानी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बुक्स नहीं देनी है, एक्टिविटीज़ करानी है। तो ऑलवेज याद रखना कि इसका बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, कि हम लोग किताबों के अंदर क्या जमा सीख ले, घटा सीख ले, गुणा सीख ले, भाग सीख ले, जब तक वो बच्चा बाहर निकल के शॉप पे नहीं जाएगा, खुद से कुछ नहीं खरीदेगा, उसको उस जमा घटा का किताब के अलावा मतलब ही नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज हो जाएगी उसकी। तो जब बच्चा वही किसी शॉप पे जाता है, बोलता है 10 रुपये दे के कि मुझे 3 टॉफ़ी दे दो 3 रुपये की, तो वो माइनस करेगा वहाँ पे कि मैंने 10 रुपये दिए, 3 टॉफ़ी 3 की ले ली, तो मेरे पास रिटर्न में कितना आना चाहिए, 7 आए। तो वो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो होता है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि उसने वहाँ पे खुद से सोल्यूशन निकाला कि मेरे पास 7 रुपीज़ आने चाहिए। एक बार गलती करेगा 5 रुपये ले आएगा, दूसरी बार उसको मम्मा बोलेंगी या फिर टीचर बोलेगी कि आपने गलती करी, 7 रुपये मिलने चाहिए थे, नेक्स्ट टाइम से वो याद रखेगा। तो ये होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, कि हमने जो किताबों में पढ़ा उसको एक्चुअली फिट कहाँ करना है। बच्चे वरना जो किताबों में पढ़ा सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाते हैं, ठीक है।
तो आपको बच्चों को क्या करना है, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, एक्टिविटीज़ देनी है, बाहर मार्केट की चीज़ें डिस्कस करनी है, बच्चों को खुद बोलना है कि मम्मा के साथ शॉपिंग पे जाया करो, खुद कुछ चीज़ें लेकर आया करो, इस तरीके से, ठीक है। 5th पॉइंट आता है एक्टिव एंड सोशल इन कल्चर। ये तो सभी को पता होगा, वरना मैं बता देती हूँ कि बच्चे को एज अ एक्टिव रखो, मतलब सोशल कल्चर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चे को आपको पैसिव नहीं रखना, सिर्फ क्लासरूम के अंदर बांध के रख दिया, सिर्फ किताबों के अंदर रख दिया, नहीं, उसको जब तक सोशल अपने कल्चर से कनेक्ट नहीं कराओगे बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, ठीक है। इसका मतलब वही है। और एक्टिव रहना चाहिए बच्चा, मतलब रिस्पॉन्स करे आपको, ये नहीं कि आप बोले जा रहे हो उसके सर के यहाँ से जा रहा है कि आपने बोला ही क्या। सीरियसली बात है, अगर बोर्ड पे सिर्फ लिख के आप बड़े हो गए हो, आपका सिटिंग अरेंजमेंट या फिर सिटिंग पावर इतनी है कि अगर मैं 2 घंटे की यहाँ पे खड़े होकर क्लास लूँ तो आप बोर नहीं होगे, आपको पता है कि मेरी सिटिंग पावर इतनी है क्योंकि आप बड़े बच्चे हो। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को 10 मिनट के लिए बिठा दो, वो तुरंत बोर हो जाएगा कि मैडम पढ़ाई क्या रही है, तो आपको ब्लैक बोर्ड नॉलेज तो देनी ही नहीं है। तो उनको एक्टिव कैसे रख सकते हो, एक्टिविटी करा के, खेल कूद करा के, बाहर ग्राउंड में ले जाके खेल खेल में सिखाना है, मतलब, ठीक है। तो बच्चा क्या है, उससे एक्टिव रहेगा। ओके, 6 पॉइंट आता है इवैल्यूएशन प्लान विल बी डन विद द स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जो भी इवैल्यूएशंस करनी है, अब आपने 2+2 पढ़ा दिया, अब आपको नहीं पता था आपके क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं कि ये 2+2 50 को समझ आया, 10 को समझ आया या 20 को समझ आया। अब आप एक एक से जाके तो नॉक नॉक करके पूछोगे नहीं कि आपको समझ आया, आपको समझ आया। उसके लिए क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, उनका मूल्यांकन करोगे, टेस्ट लोगे। तो ये चीज़ याद रखना कि टेस्ट कभी भी आपको ऐसे नहीं करने, आप क्लासरूम में आए, बच्चों आज सरप्राइज टेस्ट है, निकालो टेबल, सुनाओ मुझे, पहाड़ा लिख के दिखाओ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। उनको ऐसे शौक नहीं देना है कि वो सरप्राइज टेस्ट है, हमने तो कुछ लर्न नहीं किया। तो इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, इवैल्यूएशन प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए जो खुद बच्चों के द्वारा किए जाए। अब बच्चे अपना इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, बच्चे करेंगे अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, या फिर आप क्या करेंगे, मैंने 2+2 पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो भी मैथ्स, साइंस, एसएसटी कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप, तो अगर 2+2 पढ़ा रहे हैं, तुरंत उनसे क्वेश्चन पुट कर लो कि आपको समझ आया, ठीक है, समझ आ गया। इसके जगह हटा के कि उनको बेसिक क्या, आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट है ना, एडिशन सिखाना है, मैंने उनको 2+2 सिखा के बता दिया। अब उनसे पूछ लो 3+1 कितना होता है। अगर उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया प्लस का, जो आप एडिशन सिखा रहे हो, तो यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो तो बता ही देंगे ना प्लस होता क्या है। तो इसीलिए साथ के साथ इवैल्यूएशन करते चलो, एक टॉपिक पढ़ाया, पूछ लो, क्वेश्चन पुट कर लो, तभी हैंड टू हैंड आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। वरना सेल्फ इवैल्यूएशन करने को दो, बच्चों को बोल दो 3 यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दे दिए कि सॉल्व करो, उनके आंसर्स भी बच्चों से ओरली लो, यहाँ पे सबके सामने, किसी की कॉपी जाके पर्सनली चेक मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, लर्निंग इज अ मीनिंगफुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं अभी क्वेश्चन पेपर कराऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी आपको। लर्निंग इज अ मीनिंगफुल, आपकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया, तो लर्निंग हमेशा होनी चाहिए मीनिंगफुल। अब मीनिंगफुल से क्या मतलब है कि मीनिंगफुल ये नहीं कि मैंने टेबल लर्न करी, एग्ज़ाम में क्या था, मेरे प्री बोर्ड्स हुए, कोई भी एग्ज़ाम हुआ बच्चे का, तो उसके अंदर 2 की टेबल आई, मैंने लिख के दिखा दी, मेरे को मिल गए 5 में से 5। वो मीनिंगफुल नहीं है कि आपने ग्रेड्स ले लिए, मार्क्स ले लिए। ग्रेड मार्क्स हमारे स्कूल में मैटर ही नहीं करते, आप तो भूल जाओ। ये जो अभी कहते हैं ना कि प्रैक्टिस कराओ, ड्रिल प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, हमें बच्चों को करानी ही नहीं है प्रैक्टिस। तो क्या कराना है, सिर्फ लर्निंग मीनिंगफुल होनी चाहिए कि जब वो मार्केट में निकल रहा है, वहाँ पे जाके जब कोई सामान ले रहा है, तो वहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे उसको कितने पैसे वापस लेने हैं, प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है, डिवाइड कहाँ करना है, गुणा कहाँ करना है। तब होगी उसकी लर्निंग मीनिंगफुल कि उसने सीखा है तो उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है। ये नहीं कि रट के और मार्क्स वो स्कूल में ले आया, लेकिन जब बाहर मार्केट में जा रहा है तो 10 रुपये दिए, 3 रुपये की चीज़ है, 2 रुपये वापस लेके आया, तो क्या फ़ायदा उसकी पढ़ाई का, चीज़ें तो वो प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहा ना। तो इसीलिए लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, जो डेली लाइफ में आपके प्रैक्टिकल हो, ठीक है। 8th पॉइंट आता है ऑल्टरनेटिव करिकुलम फॉर चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आप सोचेंगे कि ऑल्टरनेटिव क्या रख सकते हैं करिकुलम के अंदर, देखो ध्यान रखना यहाँ पे करिकुलम आया है, ठीक है।
एक टेक्स्ट बुक यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है और करिकुलम में बहुत डिफरेंस होता है। सिलेबस और करिकुलम का पहले डिफरेंस समझ लो। सिलेबस होता है सिर्फ पाठ्य पुस्तक, सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक, जो भी आपको सिलेबस के अंदर दिया गया है कि अगर मैथ्स की टेक्स्ट बुक के अंदर, पाठ्य पुस्तक के अंदर 28 चैप्टर हैं तो आपको एक साल के अंदर वो 28 के 28 पढ़ने हैं, उसको प्रैक्टिस करना है और मार्क्स लेकर आने हैं। इट्स कॉल्ड सिलेबस और टेक्स्ट बुक, ठीक है। करिकुलम होता है आपका कि जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए। मतलब आप कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, म्यूज़िक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, स्पोर्ट्स में जा रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं आपकी करिकुलम के अंदर। किसी बच्चे को आपको सिर्फ बुक्स तक नहीं सीमित रखना है, बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए और म्यूज़िक, डांस, जो भी उसका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए बच्चों के लिए। देखो ज़रूरी नहीं ना सभी क्लास में, आपको पता है कोई गिफ्टेड चाइल्ड नहीं होता कि किसी के 100 में से 90 ही मार्क्स आ रहे हैं, राइट। कोई एवरेज भी होता है, कोई लो कैटेगरी में भी आता है कि भाई बॉर्डर पे पास हो रहे हैं, 33 नंबर आ गए, बहुत है। तो उनका क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 33 नंबर वाला लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में वो अच्छा अचीव नहीं कर सकता, अपने आप को सेटल नहीं कर सकता, अपना एक अच्छा करियर नहीं बना सकता है। हो सकता है वो डांस में ज़्यादा अच्छा हो, म्यूज़िक में अच्छा हो, आगे चल के अच्छा डांसर बन जाए, आगे चल के अच्छा म्यूजिशियन बन जाए, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो उसमें ज़्यादा अच्छा हो तो आगे चल के गिटारिस्ट बन जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करे तो वो भी क्या है कि स्किल है। स्पोर्ट्स में अच्छा निकल जाए, हमारे वर्ल्ड के लिए खेले, इंडिया के लिए खेले, तो वो एक प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव करिकुलम्स हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए कि अगर बच्चे किताबों के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपका उस बच्चे को वहाँ पे फिनिश करें जहाँ पे उसकी मतलब उसका इंटरेस्ट है, उसको दबा के ना रखे कोई भी अदर एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। 9 पॉइंट है, टीचर शुड बी अडेप्ट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर। अब इसमें क्या है कि टीचर को हमेशा वो स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करनी चाहिए जो बच्चे की नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर पे, यानी कि डेवलपमेंट फैक्टर का मतलब आता है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि दिमाग का डेवलपमेंट। तो टीचर्स को हमेशा वो स्ट्रैटेजीज, वो मेथड्स पढ़ाने में यूज़ करने चाहिए जो बच्चे के डायरेक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करे। समझ आया? डेवलपमेंट मतलब ये नहीं होता कि शारीरिक विकास कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, वो डेवलपमेंट नहीं, उसका मेंटली डेवलपमेंट करे। ऐसे भी बच्चे देखे होंगे आपने जो 5वीं क्लास में होते हैं, 4th क्लास में होते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज कितनी होती है 10th क्लास के अकॉर्डिंग। 10th क्लास में होते हैं, उनकी नॉलेज कितनी होती है 12th क्लास के अकॉर्डिंग। तो वो क्या होता है, वो टीचर्स के द्वारा ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं या घर में पेरेंट्स के द्वारा ऐसे मेथड, ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं ताकि बच्चा अपने लेवल से ज़्यादा सीख सके। इसमें एक चीज़ पॉइंट एक और याद रखना कि कभी भी बच्चे को स्टॉप नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा आपसे, मान लो आपने सिलेबस में कुछ भी पढ़ा दिया, आपका कोई टॉपिक है एसएसटी का कि आपने स्टार्स के बारे में पढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल स्टार्स के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। तो बच्चे कैसे होते हैं, बहुत उनके ना क्रियोसिटी होती है, हमेशा क्रियोस रहते हैं कि ऐसे हुआ तो आगे कैसे होगा ये। तो उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन पुट करते हैं। तो आपको ये नहीं कहना कि नहीं मैंने तो स्टार्स के बारे में पढ़ाना है तो इतना ही आपके सिलेबस में है, बस ठीक है। अगर आप मेरे से मून के बारे में पूछ रहे हो कि बच्चे ये आपके काम का नहीं है, अभी मत पूछो, जब सिलेबस में होगा तब पढ़ाएंगे, तब बताएंगे, वहाँ पे स्टॉप नहीं करना। अगर आपने उसको एक बार बाउंड कर दिया तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। तो वो होती है बच्चे की एक्स्ट्रा नॉलेज, वो होता है बच्चे का डेवलपमेंट फैक्टर कि आप उसको जितना इंकरेज करोगे और पूछने के लिए, बच्चा खुद क्रियो हो रहा है आपसे पूछने के लिए, तो उसकी क्रियोसिटी को आपको आंसर से शांत करना है कि यहाँ पे अगर मून के बारे में पूछ रहा है तो मून में ये होता है, वहाँ पे उतनी लाइट होती है, नहीं होती, या उसके जो भी क्वेश्चन है आप उनको सेटिस्फाई करो, ठीक है। ये होता है डेवलपमेंट फैक्टर कि आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आनी है, ऐसे मेथड्स यूज़ करने हैं ताकि उसके बच्चे का डेवलपमेंट हो ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करे। ये थे आपके एनसीएफ के फैक्ट्स।
ये आई होप आपको समझ आ गए हों। इन केस अगर एक आधा पॉइंट मिस हुआ या आपको नहीं समझ आया या और बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पहले वो वाला पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो भी एनसीएफ की ही होगी। उसके अंदर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव पॉइंट्स होंगे और उनको तो बिल्कुल रट लेना। रट मतलब पॉजिटिव जहाँ पे भी एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दिखे सीधा टिक कर दिया, आंसर वही है। नेगेटिव कोई भी दिखे वो नहीं लगाना। नेगेटिव में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि समटाइम वो ऐसे लगते हैं कि नहीं ये तो पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आप उनको रट लेना कि नहीं ये नेगेटिव ही है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपके साथी या बाकी फ्रेंड्स सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।